Welcome to SGI online class. Class 6 English medium. Subject Hindi language. Lesson 6 पर्यायवाची शब्द। बच्चों आज मैं आपको इस क्लास में पर्यायवाची शब्द समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले पर्यायवाची तो आपके बहुत है, लेकिन जो आपके टर्म फर्स्ट में आने हैं पहले मैं आपको उतने ही पर्यायवाची समझाऊंगी। अब बात आती है पर्यायवाची शब्द या पर्याय शब्द है क्या, इसको हम समझते हैं बच्चों। एक समान अर्थ को बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द क्या है? एक समान अर्थ को बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। आइए बच्चों अब हम पर्यायवाची शब्द को पढ़ते हैं। पहले आपके शब्द और फिर उसके पर्यायवाची। पहला शब्द है आपका सागर। सागर के पर्याय क्या है? समुद्र, उदधि, रत्नाकर, नीर निधि। सागर के पर्यायवाची क्या है बच्चों? समुद्र, उदधि, रत्नाकर, क्षीर निधि। इसके बाद दूसरा है शब्द नदी। नदी शब्द के पर्याय हैं सरिता, सरिला, तरंगिणी। नदी शब्द के पर्यायवाची क्या है? सरिता, सरिला, तरंगिणी। इसके बाद तीसरा शब्द है आपका बादल। बादल शब्द के पर्याय क्या है? वारिद, नीरद, त्वेत, मेघ, घन। बादल के पर्यायवाची क्या हुए बच्चों? वारिद, नीरद, त्वेत, मेघ, घन। इसके बाद चौथा शब्द है आपका बिजली। बिजली शब्द के पर्याय हैं विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी। विद्युत शब्द के पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची शब्द है विद्युत, बिजली का विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी। इसके बाद पांचवा शब्द है बच्चों इंद्र। इंद्र शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? सुरपति, देवराज, सचिपति, उपेंद्र। इंद्र के पर्यायवाची क्या हुए? सुरपति, देवराज, सचिपति, उपेंद्र। इसके बाद अगला शब्द है विष्णु। विष्णु शब्द के पर्याय क्या होंगे? लक्ष्मीपति, त्रिलोकीनाथ, चक्रपाणि। विष्णु के पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मीपति, त्रिलोकीनाथ, चक्रपाणि। इसके बाद अगला शब्द है बच्चों शिव। शिव के पर्यायवाची शब्द क्या है? शंकर, महादेव, शंभु, रुद्र, महेश। शिव के पर्यायवाची क्या है? शंकर, महादेव, शंभु, रुद्र, महेश। इसके बाद अगला शब्द है राम। राम के पर्याय होंगे दशरथी, कौशल्याच्युत, सीतापति। राम के पर्यायवाची क्या है? दशरथी, कौशल्याच्युत, सीतापति। इसके बाद बच्चों अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? कन्हैया, कान्हा, यशोदा नंदन। कृष्ण के पर्यायवाची क्या होंगे? कन्हैया, कान्हा, यशोदा नंदन। नेक्स्ट अगला शब्द है गणेश। गणेश शब्द के पर्यायवाची क्या है? गजानन, लंबोदर, मोदक प्रिय, गणपति। गणेश के पर्यायवाची क्या है? गजानन, लंबोदर, मोदक प्रिय, गणपति। इसके बाद ब्रह्मा शब्द के पर्यायवाची क्या है? चतुर्मुख, विधि, चतुरानन, विधाता। ब्रह्मा के पर्यायवाची चतुर्मुख, विधि, चतुरानन, विधाता।
विष्णुप्रिया, चंचला, कमला। लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या होंगे? विष्णुप्रिया, चंचला, कमला। फिर इसके बाद अगला शब्द है आपका पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची होंगे उमा, गिरिजा, शिवा, गौरी, दुर्गा। पार्वती के पर्यायवाची क्या होंगे? उमा, गिरिजा, शिवा, गौरी, दुर्गा। इसके बाद अगला शब्द है आपका जल। जल के पर्यायवाची क्या हुए? नीर, तोय, वारी, सलिल, अम्बु। जल के पर्यायवाची शब्द क्या हुए बच्चों? नीर, तोय, वारी, सलिल, अम्बु। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है आपका पर्यायवाची का आकाश। आकाश शब्द के पर्याय क्या होंगे? व्योम, गगन, नभ, शून्य, अंतरिक्ष। आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? व्योम, गगन, नभ, शून्य, अंतरिक्ष। एक बार पुनः इनको दोहराऊंगी बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। देखिए पर्यायवाची शब्द में सबसे पहले इसकी परिभाषा, एक समान अर्थ को बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। इसके बाद अब आप पुनः ये पर्यायवाची शब्दों को समझेंगे। सागर। सागर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र, उदधि, रत्नाकर, नीरनिधि। सागर के क्या हुए? समुद्र, उदधि, रत्नाकर, नीरनिधि। इसके बाद दूसरा शब्द है आपका नदी। नदी के पर्यायवाची क्या होंगे? सरिता, सलिला, तरंगिणी। नदी के पर्यायवाची क्या हुए? सरिता, सलिला, तरंगिणी। इसके बाद तीसरा शब्द है आपका बादल। बादल शब्द के पर्यायवाची क्या हुए? वारिद, नीरद, त्योद, मेघ, घन। बादल के पर्यायवाची क्या हुए? वारिद, नीरद, त्योद, मेघ, घन। इसके बाद अगला शब्द है बिजली। बिजली शब्द के पर्यायवाची क्या हुए? विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी। बिजली शब्द के पर्यायवाची क्या हुए बच्चों? विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी। इसके बाद इंद्र शब्द है। इंद्र शब्द के पर्यायवाची क्या हुए? शूरपति, देवराज, सचिपति, उपेन। इंद्र शब्द के पर्यायवाची फिर से देखिए, शूरपति, देवराज, सचिपति, उपेन। इसके बाद छठवां शब्द है आपका विष्णु। विष्णु का क्या है? लक्ष्मीपति, त्रिलोकीनाथ, चक्रपाणी। विष्णु की क्या हुई पर्यायवाची शब्द? लक्ष्मीपति, त्रिलोकीनाथ, चक्रपाणी। अगला शब्द है इसमें सातवां शिव। शिव शब्द के पर्याय क्या होंगे? शंकर, महादेव, शंभु, रुद्र, महेश। शंकर के क्या हुए पर्यायवाची शब्द? शिव के शंकर, महादेव, शंभु, रुद्र, महेश। इसके बाद आठवां शब्द है आपका राम। राम के पर्याय क्या होंगे? दशरथी अर्थात दशरथ पुत्र, कौशल्याशुद्ध, सीतापति। इसके बाद नमा आपका शब्द है कृष्ण। कृष्ण का क्या होगा पर्याय? कन्हैया, कान्हा, यशोदानंदन। कृष्ण शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? कन्हैया, कान्हा, यशोदानंदन। इसके बाद 10वां शब्द है आपका गणेश। गणेश के पर्यायवाची क्या होंगे? गजानन, लंबोदर, मोदक प्रिय, गणपति। गणेश के क्या होंगे? गजानन, लंबोदर, मोदक प्रिय, गणपति। इसके बाद 11वां शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा के पर्याय क्या होंगे? चतुर्मुख, विधि, चतुरानन, विधाता। ब्रह्मा के क्या हुए? चतुर्मुख, विधि,
गगन, नभ, शून्य, अंतरिक्ष। तो बच्चों आज आपने पर्यायवाची शब्द में 15 पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा व समझा। इसके साथ साथ पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है या क्या होता है उसको भी आपने समझा। पर्यायवाची क्या है? एक समान अर्थ को बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका समान अर्थ है। अगर समुद्र है तो सागर, उसी सागर का ही अर्थ है समुद्र। उधर भी रत्नाकर, नीलगिरी, मतलब जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका समान अर्थ होता है। कहीं कहीं एक जो आबाद एक हो तो एक अलग है, वरना सभी का समान अर्थ होता है। तो बच्चों आपको पर्यायवाची शब्द में ये टर्म आपका फर्स्ट का है। आपका टर्म फर्स्ट के अंतर्गत आपको 1 से 16 तक, 1 से 15 तक के जो पर्यायवाची शब्द हैं इन्हीं को स्मरण करना है व अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students, I welcome you all to the online class of GUI. Today we will be starting with our new exercise, that is 4B. In this exercise, the questions would be fully based upon the changing the fractions into simplest form. Whenever it comes to changing the fractions into simplest form, there are two ways by which we can reduce them. First is कि हम अपने हिसाब से reduce करें by the divisibility rule, and second is by finding the HCF. I would be preferring the method of finding HCF and reducing the numbers, or you would say fractions, into its simplest form. In order to find the HCF, you have two methods. First is a division method and second is prime factorization method. I will be covering the both with the question. Okay, so let's start with question number 1. It is saying there are various fractions and you are required to convert or change them into simplest form. For example, in first part it is written 21/40 and you are required to change this 21/40 into its simplest form. You can clearly see that 21 and 40 does not have any common factor in between them, hence their HCF will be equal to 1, and hence this 21/40 is already in its simplest form. So moving to second part, ये समझ में आया 21/40 का HCF 1 ही होगा, बिकॉज इन्हें दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप चाहो तो उसके फैक्टर्स निकाल के चेक कर सकते हो। 21 के फैक्टर्स आप करोगे, you'll get 3 7 21 and 7 बन जाएगा 7। 40 के फैक्टर्स you'll get 2 20 2 10 2 5 and 5 1। When you will be writing the factors of 21, you will be writing 3 into 7, and when you will be writing the factors of 40, you will be writing 2 into 2 into 2 into 5. You can clearly see there is no common factor between 21 and 40, hence HCF is equal to 1. अगर HCF 1 है इसका मतलब है इसको reduce आप नहीं कर सकते। Now moving to the second part, it is 35/49. In this I will be finding the HCF by division method. So first of all you will be writing HCF of 35 and 49. डिवीजन मेथड से करेंगे तो कैसे 35 and 49, स्मॉलर वैल्यू बाहर रखेंगे और 49 जो बड़ी वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे। इट विल बी वन टाइम we will writing 35, remainder would be 14. Now divide this divisor with this remainder 35. You will get 14 2s are 28. From here you get 7. Now divide this divisor 14 with 7, you will get 7 2s are 14. So from here you can say HCF of 35 and 49 will be equal to 7. इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को आप 7 से डिवाइड करके इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन रिड्यूस कर सकते हो। So you will be writing 35 divided by 7 upon 49 divided by 7.
7 5s are 35 and 7 7s are 49. Hence, the reduced form of this fraction 35 upon 49 will be equal to 5 upon 7. I am taking two more questions. Question number 1, part 6 and 8. Part 6. In part 6, the fraction is 23 upon 92. 23 upon 92. To find the HCF, I would be choosing the method of prime factorization. This time, we will be writing HCF of 23 and 92. 23 और 92 का HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले फैक्टर्स करोगे 23 के अलग और 92 के अलग, ठीक है? You know that 23 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका फैक्टर सिर्फ 23 ही होगा. Now coming to this 92, divide this with 2, you get 2 4s are 8 and 2 6 and 12. Then again with 2 you will get 23. Now 23 and 23. So you will be writing 23 का फैक्टर क्या है? सिर्फ 23 है और 92 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 2 into 23 है. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दैट मींस दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. 23 कॉमन है, हाईएस्ट की तो बात ही छोड़ दो. दैट मींस 23 विल बी द HCF. तो HCF क्या होगा? 23 होगा. इसका मतलब इन नंबर्स को 23 से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 23 डिवाइड बाय 23 अपॉन 92 डिवाइड बाय 23. 23 को 23 से 1 आएगा और 92 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. तो आंसर वुड बी 1/4. ओके. Now similarly I will be taking the last part of this question number 1, that is part number 8. Eighth part. The question is 91 upon 114. 91 upon 114. Okay. Again, we are required to find the HCF of 91 and 114. HCF of 91 and 114. ठीक है? तो again we will be preferring the method of prime factorization. तो 91 के फैक्टर्स आप करो पहले और यहाँ पे 114. ओके. We know that 91 किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा. तो 7 1 is 7 and 7 3 is 21. Now 13 से डिवाइड होगा. 13 is 30. ओके. Now moving to 114, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 is 10 and 2 7 is 14. Now 57 19 3 is 57. 7 plus 5 12. 3 से डिवाइड करेंगे तो you will get 3 1 is 3 and 3 9 is 27 और 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 से ही होगा. तो you will get the factors of 91 is equal to 7 into 13 and factors of 114 will be 2 into 3 into 19. Okay. So from here we can see कि 91 के फैक्टर्स ये हैं, 114 के फैक्टर्स ये हैं और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. इसका मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा. और जब HCF 1 होता है तो आंसर यही रहेगा. इसका मतलब ये दोनों नंबर फर्दर रिड्यूस नहीं किए जा सकते. तो आंसर वुड बी 91/114 और यही आपका आंसर होगा. ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. In this also it is saying reduce each of the following fraction to its lowest terms. फिर से सेम ही क्वेश्चन है. I'll be taking the odd number of questions. That means I'll be solving question number second, part 2, part 4, part 6 and part 8. In part 2 it is written 45 upon 54. 45 upon 54. फिर से वही चीज करेंगे. HCF निकालेंगे 45 और 54 का. HCF of 45 and 54. For that we are required to do the factors of 45 and 54. Now 3 1 is 3 3 5 is 15. 3 5 is 15 and 5 1 is 5.
Now 3 1 is 3, 3 8 is 24, 3 1 is 3, 3 6 is 18, 3 2 is 6 and 2 1 is 2 से पहले करना चाहिए था। तो फैक्टर्स हमें मिलेंगे 45 के, दैट इज 3 into 3 into 5। 54 के फैक्टर्स मिलेंगे 2 into 3 into 3 into 3। ओके, so what we will be doing, we will be marking the common factors। एक पहला ये 3 कॉमन फैक्टर है, दूसरा ये कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब दो 3 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा 3 into 3 दैट इज 9। 9 will be the HCF। इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड करना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा। we will get 45 divided by 9 upon 54 divided by 9। 9 5 is 45 and 9 6 is 54, that means answer will be 5 upon 6। Now moving to its part number 4। In part 4 it is written 58 upon 87, 58 upon 87। So what we will be doing, we will be finding the HCF, okay? HCF of 58 and 87. For that we are required to do the factors of 58, we will get 2 to the 4 and 2 9 the 18। 29 is a prime number, so 29 से ही divide होगा। Now moving to 87, 3 to the 6, 3 9 the 27 और 29 एक prime number है, 29 से ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे 58 के फैक्टर्स, that is 2 into 29 और 87 के फैक्टर्स 3 into 29। कॉमन फैक्टर इज 29, hence HCF कितना होगा 29। Therefore we will be dividing this fraction by the number 29। You will get 58 divided by 29 and 87 divided by 29। 29 2s are 58 and 29 3s are 87, that means answer will be 2 upon 3। Now moving to part number 6। Part number 6, the fraction is 105 upon 168, 105 upon 168। Again the same process, HCF of 105 and 168। For that first we are required to find the factors of 105 as well as 168। 3 to the 9, 3 5 is 15, 3 7 is 35, sorry, अब 5 से करेंगे तो you get 5 7 is 35 and 7 1 is 7। Now coming to this, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 is 16 and 2 4 is 8, again 2 2 is 4, sorry, 2 4 is 8 and 2 2 is 4, again with 2 2 2 is, and again now with 3 you will get 7 and now with 7 you get 1। Now factors of 105, you will get 3 into 5 into 7, and factors of 168, you will get 2 into 2 into 3, sorry, 2 into 3 into 7। तो एक 3 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। HCF will be 3 into 7, that is 21। HCF कितना होगा 21। Now divide this number with 21, you will get 105 divided by 21 upon 168 divided by 21। इसको डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में होगा, इसको डिवाइड करोगे 8 टाइम्स में होगा, hence answer would be 5 upon 8। Moving to the last part, that is 8th part, and this exercise would be over। Moving to 8th part। One 35 upon 150, 135 upon 150। Again the same process, you are required to find the HCF of 135 and 150। HCF of 135 and 150।
ठीक है, आप फाइंड कर लेना, मुझे एचसीएफ पता है इसका कितना है, 15 आएगा। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को 15 से आप डिवाइड कर दो। डायरेक्टली आंसर लिखना, आपको अपने आप से कैलकुलेट करना है। यू गेट 135 डिवाइड बाय 15 अपॉन 150 डिवाइड बाय 15। 15 9 का 135, that is 9 upon 15 10 का 150, hence answer would be 9 upon 10. This is the completion of exercise 4b. In our next class we will be starting with the next exercise. Till then, complete your work. Thank you. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, in the previous class we have already discussed the unit 2, diversity in cells and cell division. We have already started this unit. Students, you know all the cells are similar in structure, means the cell organelles which is present inside the cell is same in every cell, but the number of cell organelles are differ in every cell, and there is diversity in cell, means all the cells are varies in which, like cell size, cell number, and cell shape. So there are variation between all the cells in this manner, like cell size. All the cells are not of similar size. Some cells are very big in size and some cells are very small in size. Generally the cell size are measured in micrometer, or it is also called micron. It is denoted with mu. This is the mu. The measurement of the cell size is by the micron. It is denoted with the mu. And the you know students, the smallest cell is the bacterial cell, which is of 0.2 to 0.5 micron. This is the size of the smallest cell. And the largest cell is of ostrich egg. What is the largest cell? The ostrich egg is the largest cell, and the size of the largest cell is 23 centimeter. This is the largest cell. And what is the longest cell? Longest cell is the nerve cell. Nerve cell is the longest cell, and the size of the longest cell, means nerve cell, is 13 meter, about 3 meter, about 3 meter. The cell of the longest cell is, the size of the longest cell, means nerve cell, is the 3 meter. And there is a variation also in the cell number. Some cells are of, according to the cell number, cells are of two types, means unicellular and multicellular. The cell which is made up of only one cell is called unicellular, and the cell which is made up of more than one cell is called multicellular. So there is also variation in the cell number. Some cells are made up of one cell or two cells. Some cells are made up of one cell, two cells, thousands of cells, millions of cells. So there is variation in the cell number. Next is cell shape. There is also variation in the cell shape. The shape of the cell is varies from one cell to another. Means some cells are oval in shape. If we talk about the cell shape, some cells are oval in shape, like algae Chlamydomonas. For example, Chlamydomonas.
It is an algae which is of unicellular, means made up of one cell, and the shape of this algae is oval, like this. This is the shape of the Chlamydomonas. It is a oval shaped structure. The shape of this algae is oval shape. Next, irregular. Some cells are irregular in shape, means there is not definite shape. Some cells are not definite shape, like amoeba. Amoeba is also a unicellular protista. Okay, so first example is amoeba. It is a unicellular organism. The shape of the amoeba is like this. This is the unicellular, like this. This is the irregular shape. Students, like water. Water doesn't have any definite shape. It takes the shape of the container in which it is poured. Similarly, the amoeba doesn't have any definite shape. It is irregular in shape. And also some cells like WBC are also irregular in shape, and the main function of the WBC is to protect or against or fight against the germs. And one main function of the WBC is to engulf the waste material inside our body. Okay, students. Next shape is the oblong. A unicellular organism is a paramecium. Paramecium. The shape of the paramecium is like a slipper shape. The shape of the paramecium is like a slipper shape, like this. Okay, students. So this is a oblong. This shape is called oblong shape, or it is also called slipper shape. Okay. So the shape of the paramecium is a oblong shape. Next shape is the elongated. Some cells are elongated in shape, like the cells of muscles. Muscle cells which are elongated in shape, like this. So these are elongated in shape, means they are elongated and contractile in nature. That's why they can help in the movement of bones. These muscle cells help in the movement of bones. And the next shape is the cubical or rectangular. Some cells are cubical or rectangular in shape, like for example cells of leaf. Cells of leaf are cubical or rectangular in shape. The next shape is the thread-like. Thread-like means धागे-नुमा. So the cells of the shape of some cells is like a thread, like the nerve cell. For example, nerve cell. So this type of cell, actually where the nerve cell is found, inside the human, inside the animals. Okay, this nerve cell actually is a thread-like structure, and this is the longest cell. As you know, the longest cell is the nerve cell. So it is a thread-like structure like this.
This is a thread-like structure. This is a nerve cell. Okay, and cubical or rectangular means like this type, or this type. This type of structure is called cubical or rectangular. If you talk about the nerve cell thread-like structure, the function of the nerve cell is to send the masses from one place to another. It is very long in structure, so it can easily, and it is spread all over our body. So it can easily send the masses from one part of the body to another. So as you know, there is a variation in the cell, means the cells are similar in the structure, and the cell organelles which is present inside the cell is similar in structure, but there is variation in the cell size, cell number, cell shape, okay, and the number of cell organelles which is present inside the cell. There is a variation, there is a diversity in all these things inside the cell. I think this is sufficient for today. We will discuss the next topic, means the cell division. You know, the topic is the diversity in cell and the cell division. So we will discuss about the diversity in the cell, and the next topic is the cell division. We will discuss about the cell division in our next class. Okay students, thank you. Have a nice day. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you Geography 3rd chapter Water Bodies for class 6. And now today I am going to teach Geography 4th chapter Agriculture for class 6. So let us start the chapter. Firstly, I want to describe what is the importance of the agriculture. So as you know, India is an agriculture country. Agriculture plays a very crucial role in the economy of the country, and it provides the main source of food, income and employment to their rural population. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारी एग्रीकल्चर जो है क्या प्रोवाइड करती है, मेन सोर्स प्रोवाइड करती है, फूड, इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है अपने रूरल पॉपुलेशन को। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको फूड, इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है। तो एग्रीकल्चर कैन हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी। तो एग्रीकल्चर से क्या मदद मिलती है, पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर करने में मदद मिलती है। एग्रीकल्चर कैन हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी, रेज इनकम एंड फूड सिक्योरिटी फॉर 80% ऑफ द पुअर पीपल हु लिव इन द विलेज। सो इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मैनकाइंड हु लिव इन द विलेज। इज इट क्लियर? तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड मशरूम डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में हमारी क्या चीजें इंक्लूड होती है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड होते हैं लाइक फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और मशरूम डेवलपमेंट। नाउ आई एम डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सो as you know, the agriculture provides food, income and employment opportunity to their rural population. So there are many importance of agriculture. They are as follows. First, source of livelihood. तो हम बात करते हैं livelihood मतलब जीविकोपार्जन। The main source of livelihood of people is agriculture. Approximately 70% of the people who live in the village totally depends on agriculture. अगर 70% जो लोग हमारे गांव में रहते हैं वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। Now next importance is contribution to national income. National income मतलब राष्ट्रीय आय में योगदान। Agriculture is the main source of national income of most of the developing countries. Now next is supply of food as well as fodder. Agriculture supplies food and fodder for the domestic animals. Agriculture क्या supply करता है, food और fodder domestic animals के लिए। Now next is significance of agriculture in international trade. International trade मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में agriculture का क्या significance है? तो agriculture products like tea, coffee, sugar, rice, spices, tobacco are constitute to major item of exports of country that rely on agriculture। मतलब जितने भी आइटम्स हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में वो टोटली किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर
oil is obtained from agriculture. तो जो जितना भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, हमारे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जो भेजा जाता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है. Now next is significance in transport. तो agriculture products significance in transport. The bulk of agriculture products like sugar, tobacco, tea, coffee are transported by railways and roadways from farm to factories. तो ट्रांसपोर्ट में बहुत सिग्निफिकेंस है कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फार्म से फैक्ट्रीज में किसकी जगह ले जाया जाता है? रेलवेज और रोडवेज की जगह ले जाया जाता है. Now next is foreign exchange resource. तो the nations export totally depend on agriculture. जो हमारे राष्ट्र का जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? एग्रीकल्चर पर निर्भर है. नेक्स्ट इज ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ irrigation schemes, construction, drainage and harvesting of various crops offer great employment opportunities. For example, tea plantation. जैसे कि हमारी हार्वेस्टिंग हो गई, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इरिगेशन स्कीम या ड्रेनेज सिस्टम में बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है. तो एग्रीकल्चर से क्या होता है कि बहुत से लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है. Now next is economic development. The economic development of the nation totally depends on the agriculture growth rate. Now next is food security. A stable agriculture sector ensures a nation of food security. So these are the importance of the agriculture: source of livelihood, contribution to national income, supply of food as well as fodder, significance of agriculture in international trade, source of raw material, significance in transport, foreign exchange resource, great employment opportunities, economic development and food security. And now next topic is factors affecting agriculture. Now next topic is factors affecting agriculture. कुछ ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, फैक्टर्स होता है हमारा क्लाइमेट. सेकंड फैक्टर इज सॉइल यानी मिट्टी. थर्ड फैक्टर इज टोपोग्राफी. टोपोग्राफी यानी जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द एरिया. एंड नाउ फोर्थ इज ग्रोइंग सीजन. तो जो हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हीट, सनशाइन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, मॉइस्चर एंड सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप. तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि हमारे सॉइल हो गया, सॉइल फॉर्मेशन कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ रेनफॉल कैसा है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए. तो देयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एग्रीकल्चर. फर्स्ट क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु. तो हम बात करते हैं कि क्लाइमेट में क्या आता है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप. तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन से फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं? टेम्परेचर और रेनफॉल. Temperature and rainfall. Is it clear? So temperature and rainfall are the main factors required for particular crop. Particular crop, moreover, different crops require different temperature and rainfall during their growing period. So different crops for different temperature or different rainfall की जरूरत पड़ती है अपने growing period में. So next factor is soil. The soil requirement do differ from crop to crop. Soil requirement भी differ होता है crop से crop की ओर. मतलब एक crop की soil दूसरी होती है तो दूसरे crop की soil दूसरी होती है. For example, wheat is mostly grown on the alluvial soil. जो wheat होता है, जो हमारा गेहूं होता है, वो mostly कहाँ पे grow करता है? Alluvial soil. Alluvial soil हमारी क्या होती है? Fertile soil होती है. It is
soil भी बोलते हैं। तो soil requirement also differ from crop to crop. Now next is topography. Topography होता है geographical condition of the area, मतलब उस एरिया की geographical condition कैसी है, वहाँ हिल है, streams है, mountains है, मतलब पूरी geographical condition के बारे में। तो all the crops are not grown on the similar terrain, तो सभी crops एक similar क्षेत्र में grow नहीं करती हैं। So for example, plains are most suitable for wheat and rice. Plain area जो होते हैं, plains are formed by the silt brought by the river. तो plains का formation कैसे होता है, जो नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो गाद होती है, जिसको कि हम alluvial बोलते हैं, उससे plains का निर्माण होता है। तो plains are most suitable for wheat and rice, whereas tea and coffee are best grown on well-drained hill slopes. जबकि टी और कॉफी के लिए हम कहाँ पे हम टी और कॉफी को ग्रो करते हैं, हिल स्लोप, हिली एरियाज। तो topography also affecting agriculture. Now next is growing season. Growing season, different crops require different length of growing season. Is it clear? तो different crops को different growing season की जरूरत पड़ती है। तो these are the factors that affecting agriculture: climate, soil, topography and growing season. So my next topic is the main crop season of India. The main cropping season of India's are as follows. तो इंडिया में जो main cropping season है जो कौन से हैं? खरीफ, रबी एंड जायद। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ। तो खरीफ के सीजन में क्या होता है? ग्राउंड इज प्रिपेयर्ड इन अप्रैल एंड मई। ग्राउंड यानी बीज को कब प्रिपेयर किया जाता है? अप्रैल और मई के महीने में। हार्वेस्टिंग इज डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। हार्वेस्टिंग मतलब कि खेती उसमें कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। मेजर क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन आर राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, पल्सेस एंड जूट। मेजर क्रॉप्स जो हमारी खरीफ सीजन की है कौन सी है? राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, पल्सेस एंड जूट। तो ग्राउंड कब प्रिपेयर किया जाता है? अप्रैल और मई के महीने में। और हार्वेस्टिंग कब प्लान होती है? अक्टूबर और नवंबर में। नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज रबी। तो ग्राउंड इज प्रिपेयर्ड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और बिगनिंग ऑफ नवंबर। ग्राउंड कब प्रिपेयर किया जाता है बच्चों? उसमें अक्टूबर के एंड में या नवंबर की बिगनिंग में। हार्वेस्टिंग टेक प्लेस इन मार्च एंड अप्रैल। तो हार्वेस्टिंग कब इसमें होती है? मार्च अप्रैल के महीने में। मेन क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन आर व्हीट, बार्ले, ग्राम, ज्वार एंड टोबैको। नाउ नेक्स्ट इज जायद। It is a summer cropping crop season. ये कैसा है हमारा? Summer cropping season है in which crops like maize, groundnut, vegetables and fruits are grown along with pulses. तो इस सीजन में हमारा summer cropping season है, इसमें हमारे मक्का, groundnut, vegetable और fruits grow करते हैं pulses दालों के साथ। तो ये हमारा क्या है? Summer cropping season है। तो these are the main cropping season of India: खरीफ, रबी and जायद। And now next is types of agriculture. तो जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के टाइप्स, मतलब खेती के कितने प्रकार होते हैं, तो फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन, मतलब कि फार्मिंग को प्रैक्टिस की जाती है बहुत संसार में बहुत तरीके से। और किस पर डिपेंड करती है? दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट होता है बच्चों जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द एरिया। किसी भी एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसे कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल कैसा है। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द एरिया। सेकंड इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है। तो टू फैक्टर्स आर वेरी नेसेसरी फॉर फार्मिंग इन प्रैक्टिस इन वेरियस वे ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द एरिया, सेकंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और मार्केट। तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ, और नेक्स्ट हमारा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या जरूरी होता है बच्चों? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब कि हमको फार्मिंग तो करनी है लेकिन फार्मिंग करने के लिए क्या जरूरी है? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर भी होना चाहिए, श्रम भी होना चाहिए। और नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जिस लेवल में हम फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग की टेक्निक्स क्या है, न्यू टेक्निक्स हैं या ओल्ड टेक्निक्स हैं।
and based on these methods farming can be classified in 3 categories. तो इन फैक्टर्स पर बेस्ड होने की वजह से फार्मिंग की 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है मैं फिर से बता दे रही हूँ। जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द एरिया, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस पर बेस्ड होने की वजह से फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन 3 वेज। फर्स्ट हमारी होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। सेकंड हमारी होती है कमर्शियल फार्मिंग, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवसायिक खेती। थर्ड हमारी होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम कहते हैं जैविक कृषि। फिर से हम बता रहे हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग की हम बात करते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। तो subsistence farming, the aim of subsistence farming is to cultivate crop for the consumption of farmer and his family. तो subsistence farming यानी जीवन निर्वाह कृषि का एम क्या होता है कि फार्मर और उसकी फैमिली का कंजम्पशन करना, मतलब उसकी जरूरतों को पूरा करना। तो the aim of subsistence farming is to cultivate crops for the consumption of farmer and his family. Farmer has a small piece of land in which he and his family works. So subsistence farming is characterized by use of simple techniques, small labor, family labor and poor standard of living. तो subsistence farming में हमारा क्या होता है बच्चों? Simple techniques होती हैं, family labor होता है, बाहर से लोग मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर के लोग भी मिलकर इस फार्मिंग को करते हैं, और poor standard of living। Is it clear? subsistence farming are two types। subsistence farming भी हमारे दो तरीके की होती है, primitive farming, shifting cultivation। तो अब हम बात करते हैं बच्चों primitive farming के बारे में। primitive farming क्या होती है? This type of farming is practiced in some part of the equatorial and the tropical forest, where people use simple tools and implements and produce food for their own immediate needs। तो primitive farming क्या होती है कि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स में ये फार्मिंग की जाती है, जहाँ पर लोग बहुत ही सिंपल टूल को यूज करते हैं, बहुत साधारण औजारों को यूज करते हैं, एंड फूड को प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर ओन कंजम्पशन, अपने ओन कंजम्पशन के लिए, अपने स्वयं के उपभोग के लिए फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑन बर्न और स्लैश और झूमिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं स्थानांतरण खेती। तो द हिस्ट्री ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हिस्ट्री भी हमारी बहुत पुरानी है खेती की तरह। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सॉइल यूटिलाइजेशन। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन अ पैच ऑफ ग्राउंड इज क्लियर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है बच्चों? ग्राउंड के एक टुकड़े को क्या कर दिया जाता है? साफ कर दिया जाता है। वेरी ऑफन डिफाइंड, मतलब उसमें आग लगाकर उस ग्राउंड के टुकड़े को साफ कर दिया जाता है। Hence, this type of farming is also called burn on slash, and इसीलिए इस फार्मिंग को कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं? burn and slash की फार्मिंग भी कहते हैं। And ground is cultivated for a few years। तो ग्राउंड को कल्टीवेट किया जाता है कुछ सालों के लिए until the soil is exhausted। जब तक सॉइल की फर्टिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक उस ग्राउंड को क्या किया जाता है बच्चों? कल्टीवेट किया जाता है। और जब एक बार उस ग्राउंड की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, जाहिर सी बात है कि अगर मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो उसमें हम किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। तो उस ग्राउंड को, जिस ग्राउंड को साफ किया गया है, उसको भी कुछ सालों तक खेती की जाती है। तो लगातार खेती करने से क्या हो जाता है? सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने के बाद कल्टीवेटर्स कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड दे क्लियर न्यू पैचेस ऑफ ग्राउंड। तो फिर क्या करते हैं कल्टीवेटर्स की एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पे मूव कर जाते हैं। फिर वहाँ पे भी ये प्रोसेस चलता है। क्या कर दिया जाता है? वहाँ के एक ग्राउंड को साफ कर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पे क्या किया जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया? आज मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, the main crop season of India and types of agriculture में मैंने आपको subsistence farming और उसके types के बारे में बताया। Now that's all for today. Have a nice day.
morning, students. This is class 6E. Subject is computer. Student, today we discuss in chapter 3 MS Word. Take the correct answer. Okay. First of all, first question is, what is the intersection of rows and column called? Intersection of row and column is called cell. Okay. Now, next is, which term means combining two or more cells into one cell? Combining two or more cells into a one cell, that means कि this is the merging process. Okay, combine merging में हम लोग दो मतलब more than two cells को combine करते हैं एक में. Okay, now next is, by applying border, which tab is called to select the color? Answer is applying border. जब हम लोग border मतलब अपने टेबल पे एक border ऑप्शन मतलब border हमारा किस तरह का होना चाहिए, उसकी width या उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक border टैब होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं. अब border टैब में हम लोग कलर को border का कलर के लिए किस हम लोग टैब को यूज करते हैं, तो border, page border, shading, तो we use shading. Okay, now next is the, what is the maximum number of columns that a MS Word table can have? Number of rows तो जो है वो unlimited होती है, ये सबको क्लियर होना चाहिए, but columns जो है वो limited होते हैं. तो 63 columns जो है वो आपके एक टेबल पे हो सकते हैं. Okay, that means the maximum number of columns present in a table is 63. So student, this is complete. Take the answer, and the next topic is now student, next is आपका revision question answers of the chapter number 3. ठीक है. First question है, what is table? What is a table? In MS Word we discuss how to create table, how to insert a new row, insert new column. So these are the questions related to the table. Okay, first of all, first question is, what is a table? Data arranged in row and column is called table. यानी कि जब आपका कोई डेटा जो है वो रो और कॉलम में अरेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं. सपोज दैट ये आपकी एक टेबल, क्लियर, एक टेबल में आपका अ टेबल हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स? अ टेबल हैव 3 मेन कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज अ रो, सेकेंड इज उसमें आपका कॉलम होता है, एंड द थर्ड इज सेल. ये तीन चीजें तो आपकी किसी भी टेबल में प्रेजेंट होती है. तो आपका दीज आर द, ये जो आपकी है ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दीज आर द रोज. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दीज आर द कॉलम्स, एंड दिस इज द सेल. दिस इज द सेल. सो अब आपका क्या हुआ कि व्हाट इज द टेबल? टेबल मीन्स क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रो? रो अब आपको ये दिखाई पड़ रही है, दिस इज द टेबल. अब आपको टेबल में क्या है कि जो आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ठीक है, 1 2 3, ये इस लाइन में जो पूरा आपका ये दिया हुआ है, ये क्लियर, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, दिस इज द, तो यानी कि जो डेटा अरेंज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रो. आपका जो डेटा है वो जो यहाँ पे है, जैसे हम लोग नहीं कहते रो नंबर 1 में आप अपनी क्लास में बैठे हैं कि रो नंबर 2 में कि रो नंबर 3, सेम एज यहाँ पर भी आपका ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, जिसको हम लोग यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट लाइन कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ रो. ओके, तो यानी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड रो, यानी कि आपका जो ये हॉरिजॉन्टल बार है, दिस इज कॉल्ड अ रो. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉलम? कॉलम क्या होता है? सो कॉलम क्या हो गया, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ, ये दीज आर द वर्टिकल अरेंजमेंट, ये आपके ये जो है, ठीक है, ये कॉलम्स है, तो इसको हम लोग कॉलम नंबर 1 कहेंगे, दिस
और ये आपका कॉलम नंबर 3 है। तो ये जो आपके हैं ये कॉलम्स है, कॉलम्स आर कॉल्ड, ये कॉलम्स होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे कि वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड व्हाट? कॉलम। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट अब आपका क्या है कि व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखने में भी आ सकती है और मल्टीपल चॉइस में भी आ सकती है। तो अगर आपके में ये एमएस वर्ड में क्वेश्चंस आके हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जो भी आपका जो चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, यानी कि फर्स्ट पेज इन द सेंस पेज नंबर मैंने आपका 32 लिया, 32 में से ये आपके क्वेश्चन जो है वो आपके निकल के आए। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, डेली आप थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ या एक एक पेज रीड करेंगे और आपको खुद उसमें से क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे। मैं अब आपको क्या करती हूँ कि ये जब तक आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं होता है, आपके लिए जो रिवीजन क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही डेली एक पीडीएफ में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और इनके आंसर्स आपको खुद से लिखने होंगे और नेक्स्ट से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो आप जो है वो क्वेश्चंस मैच भी करा सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? अब आपकी बारी क्या आती है कि व्हाट इज द सेल? तो सेल आपका कैसे बन रहा है? आपका कोई भी रो है सपोज, ठीक है, और हमने कहा कि ये 1 और 2 रोज हो गए, यहीं पे अगर हमने 3 कॉलम्स कर दिया तो क्या हो गया आपका 1 2 3। तो अगर देखा जाए कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो आपका जो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ये ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ये ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, तो ये जो ब्लॉक होता है दिस इज कॉल्ड द सेल। तो डेफिनेशन क्या हुई सेल की? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड व्हाट? सेल। क्लियर? intersection of row and column is called cell. I think this is clear all of you. Next question, how many types of method used to insert a table in a MS Word? हम लोग जब MS Word start करते हैं तो हमारे MS Word में कितने मेथड होते हैं जिनसे हम लोग कोई टेबल को MS Word में इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि how many types of methods present in a MS Word to insert a table? तो there are 3 methods present. Okay, आपके आंसर इसका क्या होगा? There are 3 methods present in a MS Word. Clear? अब वो मेथड कौन कौन से हैं अभी हम लोग फिर ये डिस्कस कर रहे हैं। Now, insert our table. अब हम लोगों के पास ये मेथड है कि ये हमारे ये मेथड ही है, ठीक है बच्चों, ये हमारा मेथड है कि हम लोग किस तरह से कोई एक टेबल को इंसर्ट करा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। ये इंसर्ट टैब आपका कहाँ पे होता है? जो आपका एमएस वर्ड में स्क्रीन आती है एमएस वर्ड की, सपोज दैट ये आपकी बड़ी सी एमएस वर्ड की एक स्क्रीन है, तो फर्स्ट जो पहला जो मेन्यू होता है, फर्स्ट जिसको कि हम मेन मेन्यू कहते हैं, इसी में ही आप देखेंगे यहाँ पे एक इंसर्ट टैब बना होता है, ठीक है। जैसे ही आप ये इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब को क्लिक करने के तुरंत बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट जो दूसरी यहाँ पे एक विंडो होगी और यहाँ पे आपका एक टेबल बटन होगा, ठीक है। आप टेबल आपका आ जाएगा और अब आपको टेबल ऑप्शन पे या टेबल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोगों ने टेबल बटन पे क्लिक किया, आपने जैसे ही टेबल बटन पे क्लिक किया, तुरंत आपके पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। एक नई यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपके 3 ऑप्शंस होंगे। सबको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। एक आपके लिए क्या होगा, आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो दिए होंगे, उसके अलावा एक आपका क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये बॉक्सेस बने होंगे। ये रो और कॉलम्स के ऑप्शंस आपके इस तरह से ये सेल की तरह, ये पूरा मतलब आपका एक तरह से ये पूरी आपकी रो कॉलम्स इस तरह से बने होंगे। तो ये आपने शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि रो कॉलम्स अनलिमिटेड नहीं होते कि बहुत सारे रो हैं और बहुत सारे कॉलम हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया, आपको अगर हम
मतलब ड्रैग कर करके इसको सेलेक्ट करते चले जाएंगे, और जैसे हम लोग माउस को ड्रैग करके जितने सेल हम लोग सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जितने भी हम लोग सेल को सेलेक्ट करेंगे उतने ही सेल आपके क्या हो जाएंगे, आपके उतने सेल जो है वो आपके क्लियर, मतलब आपका टेबल में वो सेल ऐड होते जाएंगे। तो लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 8 रोज एंड 10 कॉलम। इससे ज्यादा का हम लोग, मतलब इससे कम में तो आ ही जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग जो है टेबल नहीं, सेल के टेबल हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेथड तो ये हो गया कि विद द हेल्प ऑफ माउस जो है वो आपके ऑलरेडी सेल दिए होंगे और इनको हम लोग सेलेक्ट करके कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो सबसे फेमस ऑप्शन है ये आपका आता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में तो आपका जैसे ही हम लोग इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे इस बटन में, वो तुरंत आपको एक नई विंडो देगा जिसमें कि आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपको एंटर करने पड़ेंगे। और जब हम लोग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जब हम लोग एंटर करेंगे तो अपने आप ही, अगर हमें 4 रो और 5 रो, या अगर हमको 8 से ज़्यादा रोज चाहिए, हमने सपोज 10 रो और 5 कॉलम्स दिए हैं, तो हमारा 10 रो और 5 कॉलम की अपने आप से भी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा आपका एक तीसरा इसमें ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। थर्ड ऑप्शन इज द ड्रॉ टेबल। ये जो ड्रॉ टेबल है ये क्या करता है, ये ड्रॉ टेबल में आपका क्या होगा कि जो भी आपकी टेबल, उसके साथ आप गौर करना, यहाँ पे एक पेंसिल बनी होगी, यानी कि वो आपको खुद एक पेंसिल आपको उसमें प्रोवाइड करी जाती है और आपका माउस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका पेंसिल में, ठीक है। और आप बस माउस को घुमाते जाएंगे और वो पेंसिल से आपकी जितनी भी आपको टेबल चाहिए वो अपने आप ही ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आपका ये 3 मेथड्स है। पहला तो ये है, फर्स्ट आपका मेथड क्या है कि जिसमें आप मैक्सिमम 8 रो एंड 10 कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हो। सेकेंड आपका इंसर्ट रो एंड कॉलम, ये तब होता है जब आपको मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा आपको रो और कॉलम्स की जरूरत होती है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। और ड्रॉ के से क्या होता है, इसमें ड्रॉ टेबल में हम लोग अपने आप से खुद से हम लोग कोई टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने टिक द करेक्ट आंसर्स और हम लोगों ने कुछ जो है वो क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट पेज से अभी हमने क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।